Krebs cycle, also called as TCA, tricarboxylic acid cycle, which takes place in the matrix of mitochondria. ये साइकिल या ये जो रिएक्शन है वो काफी स्टेप्स कंटेन करती है, काफी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन इसको हम ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट के बाद की प्रोसेस अगर पकड़ते हैं तो इट मीन्स टू बी इजी फॉर अस। क्रेब्स साइकिल की जो लोकेशन है वो है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये साइकिल तभी होगी जब माइटोकॉन्ड्रिया हो। सेकंड थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन उसके आगे के स्टेप्स जो है जैसे कि ईटीएस वगैरह वो अगर नहीं चल रहे, जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चल रहे, जिसके लिए ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ फ्यूल ईंधन, तो भी इस साइकिल के होने का मतलब नहीं होगा। तो हम राइट पे देखते हैं, मान लो दिस इज ग्लूकोज, वी आर गोइंग टू सी द TCA tricarboxylic acid cycle और Krebs cycle, hence that Krebs इसको एक्सप्लेन किया है। Krebs cycle which contains multiple steps। मान लो ये वाला ग्लूकोज है और इसका ग्लाइकोलाइसिस होता, यू नो बेटर, ग्लाइकोलाइसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो 2 molecules of pyruvic acid with 3 कार्बन। ये जो pyruvic acid है, अब इसके आगे इट इज गोइंग टू एंटर द Krebs साइकिल, ये Krebs साइकिल में जा रहा है ऐसा मान लो। तो pyruvic acid के साथ कुछ स्टेप्स होते हैं, हम जिसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। पायरुविक एसिड एज सच विल नॉट एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक एसिड जैसे कि वैसा माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं करता। उसके साथ 3 स्टेप्स होती है और एसिटिल कोएंजाइम ए नाम का एक लीकेज प्रोडक्ट बनता दैट एंटर्स द क्रेब, और वो पहला रिएक्टेंट बोल के काम करता है क्रेब साइकिल का, TCA का, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का पहला जो यू कैन से रिएक्टेंट है वो होगा एसिटिल कोएंजाइम ए which combines with OAA, oxaloacetic acid। मान लो दिस इज द पायरुविक एसिड, ये वाला पायरुविक एसिड है, इसके साथ एक लीकेज रिएक्शन होती है जो साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स ऐसे दोनों जगहों पे चलती है। यू कैन कॉल इसका एक बड़ा हिस्सा साइटोप्लाज्म में होता है। पायरुविक एसिड कहां बना पहले क्लियर करो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्मिक, ये पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्मिक है, ये बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर इन द साइटोप्लाज्म। अब जो पायरुविक एसिड है वो जाना एक छोटी सी लीकेज रिएक्शन के अंदर, लीकेज रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं कि अगेन इट इज साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन, जो पहले तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की 2 स्टेप्स करते हैं। ऑक्सीडेशन इसका मतलब है लॉस ऑफ हाइड्रोजन टू NAD will receive 2 hydrogens and converts into 2 NADH। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका पायरुविक एसिड का। साथ ही पायरुविक एसिड ये हाइड्रोजन किसका है, इट इज ऑफ पायरुविक एसिड, मींस पायरुविक एसिड अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। व्हाट इज दिस स्टेप कॉल्ड, कौन सी स्टेप है ये, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन किसका, पायरुविक एसिड, और ये किसने करवाया, NAD। सो NAD कन्वर्टेड टू NADH। सारे जो NADH2 है, FADH2 है, these are the reducing powers जो कहां पर ऑक्सीडाइज हो रहे, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात याद रखो कि पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन जो सबस्ट्रेट ग्लूकोज वो पहले ऑक्सीडाइज होता है बाय NAD और FAD। ये ऑक्सीडेशन की स्टेप्स, उसकी जो ऑक्सीडेशन की स्टेप्स है वो ग्लाइकोलाइसिस, यहां से एसिटिल कोएंजाइम तक एसिटाइलेशन और उसके बाद क्रेब्स साइकिल। इन 3 स्टेप्स में 1 हाइड्रोजन ऑफ ग्लूकोज विल कम आउट। ये पहला ऑक्सीडेशन। अब दूसरा कब होगा, दूसरा तब होगा जब ये NADH और FADH जो है
that enters the Krebs cycle के बाद ETS। समझ रहे? ये जो NaDH2 FeDH2 ये किसका रॉ मटेरियल है? ये रॉ मटेरियल है ETS का। This is the raw material of ETS, electron transport system. They will enter the ETS, वो ETS में जाएंगे convert to NAD और FAD and ATP। जब एक NADH2 मान लो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो जब एक NADH2 इसके अंदर एंट्री कर रहा, one NADH2, you can consider it is like check, धनादेश, जिसमें पैसे का अमाउंट डाला होता है, और जब उसको बैंक में डालते हैं तो उस चेक से हमें कैश मिलता है। यहाँ पे हमें करेंसी मिल गई, एनर्जी करेंसी ATP। जब एक NADH2 ETS नाम की रिएक्शन में जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता, तब 3 ATP मिलेंगे आपको, और इसके लिए यू हैव टू यूज O2 ऑक्सीजन इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3 ATP प्लस एक पानी का मॉलिक्यूल, हाफ O2 नॉट फुल O2। उसी तरीके से जब एक FeDH2 इस ETS से जाएगा, एक FeDH2 जब एंटर करेगा तो it will yield 2 ATP and 1 water molecule। 2 ATP and 1 water molecule आपको देगा। कहने से मतलब है कि जितने रेडिएशन पावर सब आगे बढ़ेंगे, ये रेडिएशन पावर्स है NADH2, निकोटीनामाइड, एलिनाइड, डाइहाइड्रोक्सी, it is a coenzyme। Actually it is a reducing power now, it is taking the hydrogens out of the pyruvic acid। pyruvic acid से हाइड्रोजन निकाल रहा, तो निकाल रहा है यहाँ पे NAD, और क्या बन रहा? NADH2। क्या बन रहा? NADH2 आगे किस रिएक्शन में एंटर करेगा? ATS। किसमें जाएगा वो? ATS। एक NADH2 कितना ATP बनाएगा? 3 ATP। एक NADH2, एक FeDH2, 2 ATP। तो ये बात याद रखो कि यहाँ हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ग्लूकोज का 3 स्टेप्स में, ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइलेशन, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जब खत्म होगा ना, तो याद रखो ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन क्रेब खत्म हुआ, एनर्जी हमें पूरी नहीं मिली। जब क्रेब खत्म होता तो हमारे हाथ को जो ATP लगते हैं वो सिर्फ 4, ओनली 4 ATP ऊपर, सिर्फ 4 ATP। 4 में से 2 ATP नेट ग्लाइकोलाइसिस के, और क्रेब में हमें 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 ATP। कहां से मिलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमें 2 ATP देता है क्रेब से, और 2 ATP हमें मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस से कितने हैं? 2। ग्लाइकोलाइसिस से कितने हैं? 2। और क्रेब से कितने? 2। क्रेब से 2, ग्लाइकोलाइसिस से 2। ये सारे जो NADH2 बनेंगे वो ETS का रॉ मटेरियल, ETS के रिएक्टेंट्स ETS में जाएंगे, तब जाकर के इट विल yield the ATPs। तो 2 बार ऑक्सीडेशन की बात याद रखो। पहला ऑक्सीडेशन सबस्ट्रेट का जो ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीडेशन होके क्या बन रहा है? NADH2 और FeDH2। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। पहली ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी एसिटाइलेशन, और तीसरी क्रेब साइकिल। तीसरी कौन सी है? क्रेब साइकिल। क्रेब खत्म तो सबस्ट्रेट माने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी खत्म। जब क्रेब खत्म तो ऑक्सीडेशन भी खत्म। उसके बाद ऑक्सीडेशन बचता है, लेकिन दैट इज ऑफ NADH2 एंड FeDH2। इसका ऑक्सीडेशन बचेगा NADH2 एंड FeDH2। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन, फर्स्ट ऑक्सीडेशन आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। ये एसिटाइलेशन का ऑक्सीडेशन है, क्रेब साइकिल अभी शुरू नहीं हुई। ये लीकेज रिएक्शन है जो पायरुविक एसिड को क्रेब के साथ जोड़ती है एक डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ, जिसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम A। क्या नाम उसका? एसिटिल कोएंजाइम A। एंड नाउ दिस इज लॉस ऑफ 2 CO2 दैट इज इक्वल टू डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब एक पायरुविक एसिड एक पायरुविक एसिड का 1 CO2। ठीक है, इस तरह से इट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और यहां बनता एसिटिल
नाम का एक कंपाउंड विथ 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला एसिटिल बनता है। याद रखना यहाँ पे पायरिक एसिड की कार्बन कितने हैं 3 माइनस 1 कार्बन इट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे एक कोएंजाइम A ऐड होता है टू कंटिन्यू द रिएक्शन। याद रखना यहाँ कंडेंसेशन होता है of acetyl coenzyme A with the help of OAA और ये बनेगा। देखो पायरिक एसिड से एक कार्बन लॉस हुआ तो कार्बन की संख्या बची 2, तो 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटिल को कोएंजाइम A को जोड़ दिया तो ये बना कोएंजाइम A, दिस एसिटिल कोएंजाइम A। दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज प्रोडक्ट। ये वाला एक लिंकेज प्रोडक्ट है। व्हाट इज दिस? दिस इज द लिंकेज प्रोडक्ट। ये कौन है? लिंकेज प्रोडक्ट। क्यों लिंकेज बोलना है इसको? क्योंकि ये जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? ये ग्लाइकोलाइसिस को ऊपर ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ जोड़ता है। लिंकेज प्रोडक्ट, इसको लिंकेज प्रोडक्ट क्यों बोले? क्योंकि ये जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता बोलो? ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब के साथ। इस रिएक्शन का छोटी सी रिएक्शन का नाम बोलो। व्हाट इज दिस रिएक्शन? एसिटाइलेशन या लिंकेज रिएक्शन। दिस इज एसिटाइलेशन या फिर और लिंकेज रिएक्शन। ये वाली एक लिंकेज रिएक्शन है और ये होती है साइटोप्लाज्म में और इसका एंड प्रोडक्ट वो एसिटिल कोएंजाइम A जो है दैट एंटर्स द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये एंट्री करेगा मैट्रिक्स। ये कैसे बात क्लियर? देखो कार्बन कितने इसके पास 2, इसके पास कितने 3। पायरिक एसिड कन्वर्ट्स टू एसिटिल कोएंजाइम बाय ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम। याद रखना ये रिएक्शन एक कंडेंसेशन। दिस इज अ कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर। अब OAA कहां से है? OAA is from matrix। OAA खुद मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, मतलब वो फर्स्ट रिएक्टेंट बोल के काम करता है। ये OAA belongs to पहली चीज तो है इट इज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियन with 4 carbon, 4 कार्बन वाला OAA combines with this particular acetyl coenzyme A। Here is the addition of water। यहाँ पे पानी ऐड होता है, हाइड्रेशन इज। इसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोल सकते जिसका एंड प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट। ये पहला कंपाउंड है जो बना आफ्टर एक्चुअली क्रेब साइकिल स्टार्टेड। क्रेब साइकिल में ये पहला प्रोडक्ट है, इसलिए नाम रखा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। इस पूरे साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर दिस सिट्रिक एसिड और सिट्रेट। यहां से आप देख सकते हैं कि हियर इज द 6 कार्बन। ये 6 कार्बन कहां से आए? 6 कार्बन कहां से आए? 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन। 4 कार्बन किसके? OAA। 2 कार्बन किसके? एसिटिल कोएंजाइम। इनको कंबाइन किसने किया? कोएंजाइम A ने। कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन मतलब 4 + 2 की चेन बना। 4 + 2 की चेन इक्वल टू 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। कंडेंस किसने किया? कोएंजाइम A प्लस वाटर ने। और जैसे ये कंबाइन हो गए कोएंजाइम A का काम खत्म एंड इट विल रोटेट एट दिस लोकल एरिया। इसी एरिया पे रोटेट होगा कोएंजाइम A। मैं फिर से बोल रहा हूं कोएंजाइम A ने क्या किया? कोएंजाइम A ने एसिटिल को और OAA को कंबाइन किया। हम इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। शब्द इस्तेमाल हुआ है कंडेंसेशन। 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन, 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन इज इक्वल टू 6 कार्बन। 6 कार्बन वाला कौन बना? सिट्रेट। कौन बना? कार्बन 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 कैसे चेन? 4 कार्बन फ्रॉम OAA, 2 कार्बन फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम। कोएंजाइम ने कंडेंस किया विद वाटर, कोएंजाइम ने निकला एंड इट विल रोटेट एट द लोकल एरिया। वहीं पे रोटेट होगा फॉर द नेक्स्ट कमिंग पायरुविक एसिड।
आने वाले पायरुविक एसिड के लिए ये कोएंजाइम में अवेलेबल होगा। क्लियर? यहां से यहां तक की रिएक्शन, क्या नाम उसका? नाम बोलो। और 3 स्टेप्स, एस्टरेशन के 3 स्टेप्स। ऑक्सीडेटिव, डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट आर द स्टेप्स? ऑक्सीडेटिव and addition of oxidative decarboxylation and addition of coenzyme A, leakage reaction। साइटोप्लाज्मिक एसिटिल कोएंजाइम मैट्रिक्स में उतरता, वहां पे कंबाइन होता किसके साथ? OAA, ऑलरेडी मैट्रिक्स में। OAA कहां पे? ऑलरेडी इट इज इन द मैट्रिक्स। और एक कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद क्या बन रहा बोलो? क्या बन रहा? सिट्रिक एसिड। क्या बन रहा? ये कंडेंसेशन। अब इसके आगे बरोबर हम सिट्रिक एसिड के साथ कंटिन्यू 2 स्टेप्स करते हैं। एक है डिहाइड्रेशन और एक है हाइड्रेशन। इसमें आइसोमर्स बनते हैं सिट्रिक एसिड के, नहीं बट आइसोमर्स बनाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड फॉर्म आइसोमर्स। तो सिट्रिक एसिड का जब हम we will do the dehydration, this -H2O। मैं 2 इसलिए लिखा, हर बार 2 इसलिए लिखा क्योंकि हमने 2 पायरुविक एसिड को ऐड करवाया, इसलिए जो भी होगा वो 2 की नंबर में होगा। कई बुक्स में, पब्लिकेशंस में इसको एक ही इस्तेमाल किया चलेगा, लेकिन बाद में आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाय 2 है। अब हम बोलते समय तो बोलते हैं कि भैया क्रेब साइकिल में 3 पॉइंट है जहां पे एनएडी ऑक्सीडेशन करता, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 NADH2 बनते हैं, लेकिन असल में 2 पायरुविक एसिड एंटर करते हैं, इसलिए 6 बनते हैं। आप 6 लिखिए तो आगे 18 ATP बनाएंगे और कैलकुलेशन 38 का बराबर से आएगा। आपको एक बैलेंस शीट भी देनी है, बैलेंस शीट। हां, तो ये एस्टिलेशन हुआ जिसके अंदर आपके 2 NADH2 बने। एसिटिल कोएंजाइम A बन गया। कैसे बना? बाय कंडेंसेशन, बाय द प्रोसेस कंडेंसेशन। इसके साथ एसिटिल कोएंजाइम A प्लस OAA, कोएंजाइम ने कंडेंस किया विद द हेल्प ऑफ वाटर। कोएंजाइम का काम हो गया, कंडेंस हुआ मतलब 4 + 2 की सीरीज बन गई, चेन बन गई, कार्बन उसका काम खत्म। फिर वो कोएंजाइम यहां से रिलीज होता और कभी पायरुविक एसिड के लिए अवेलेबल, ये अवेलेबल यहां से निकल गए, इसने इन दोनों को ज्वाइन करा। ठीक है, अब सिट्रिक एसिड जो बना वो पहले तो डिहाइड्रेशन में जाएगा और एक कंपाउंड बनता है सिस एक्वानिटेट। कार्बन का नंबर 6 कार्बन, सिर्फ इसका डिहाइड्रेशन किया सिट्रिक एसिड का। क्या किया? डिहाइड्रेशन। सिस एक्वानिटेट जो है आगे हाइड्रेशन में जाएगा, इट इज प्लस H2O, इट इज इक्वल टू प्लस H2O। तो बनेगा आइसोसिट्रेट, इज आइसोसिट्रेट। जो आइसोसिट्रेट है, ओके देखो ये स्टेप सभी कंटिन्यू में, फ्लो में। ओके, इनको एज सच इनका कोई केमिकल फार्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं। क्या हो रहा हो देखो, सिट्रेट डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन में गया। पहले डिहाइड्रेशन करो सिट्रेट का, फॉर्मेशन ऑफ सिस एक्वानिटेट, उसका हाइड्रेशन करो आइसोसिट्रेट। दीस ऑल आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये सभी एक दूसरे के आइसोमर्स। बरोबर, यहां पे एक एंजाइम इस्तेमाल होता है सिट्रेट सिंथेस। यहां पे एंजाइम कौन सा है? सिट्रेट सिंथेस। अब देखो आइसोसिट्रेट जो है इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये क्रेब साइकिल का पहला ऑक्सीडेशन माना जाता है। इट कैन बी द फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ क्रेब। कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये एसिटाइलेशन का है, हम उसको क्रेब नहीं मानते। इसके कैलकुलेशंस अलग है, मतलब इसको क्रेब की कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। जब क्रेब का हिसाब हम लिखेंगे, क्रेब साइकिल ने क्या किया, तो बोलेंगे भैया 6 NADH2 दिए, 2 FADH2 दिए,
और 2 एटीपी डायरेक्ट दिए। सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशन में 2 एटीपी डायरेक्ट, 2 NADH2 और 2 FADH2, सॉरी 6 NADH2 और 2 FADH2। ये कैलकुलेशन देखना, उसमें ये दो नहीं आते। मैंने बोला नहीं कि एसिड एडिशन, ये लिंकेज रिएक्शन, ये जोड़ती है इसको किसके साथ, ग्लाइकोलाइसिस को क्रिएट के साथ। ये रिएक्शन इसको किसके साथ जोड़ रही, के साथ। अभी यहां से क्रिएट चालू हुई कंडेंसेशन, किसका किसका कंडेंसेशन, एसिड कोएंजाइम का विद OAA होने के बाद कोएंजाइम में वैसे ही कंटिन्यू चलता, यहां से रिलीज होगा, दूर निकल जाता, वहीं पे सर्कुलेट होगा, वहीं पे सर्कुलेट होगा। बराबर, सिट्रिक सिंथेस नाम का एंजाइम सिट्रिक एसिड बनाता, और इसके बाद हम जा रहे डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेशन। सिट्रेट का डिहाइड्रेशन करो, आइसोसिस एकोनिटेट बनेगा, सिस एकोनिटेट का हाइड्रेशन करो, आइसोसिट्रेट बनेगा। अब ये आइसोसिट्रेट जो है वो जा रहा फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रेन, इट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन taken by NAD converts to NADH2, यहाँ बने 2 NADH2। Here is the formation of 2 NADH2, okay, and isocitrate converts to oxalosuccinate with carbon 6, कार्बन के नंबर में कोई फर्क नहीं, कार्बन का नंबर सेम, carbon number 6, okay, this 6 aconitate converts to isocitrate undergo oxidation and form, you can say, oxalosuccinate। ये 6 carbon, okay, and now oxalosuccinate जो है पहली बार क्रेब साइकिल का डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ फेस कर रहा है। This is the decarboxylation of Krebs. Krebs decarboxylation मतलब loss of CO2। अगर यहाँ से एक कार्बन लॉस होता, 6 कार्बन में से एक कार्बन चला गया, 6 कार्बन से एक कार्बन गया, तो बचे 5 कार्बन। कितने कार्बन बचे? 5 कार्बन, और ये बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। Here is the formation of alpha कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, कार्बन 5, कार्बन कितने? 5। पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन ये अकेला 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो हमारे बुक्स में एनसीईआरटी में दिया है। तो इस तरह से इसको आप आसानी से आप याद रख सकते हैं। देखो ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, ट्रिक्स जो है ना हमें रोबो बनाता है, इससे ना हम राइट का सोच सकते हैं ना लेफ्ट का सोच सकते हैं। एक समय आता है ट्रिक्स को याद करने को ट्रिक्स लगाने पड़ते, इसीलिए ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे ट्रिक डॉक्टर्स नहीं चाहिए समाज को, ट्रिक डॉक्टर्स इलाज का ट्रिक से करेंगे, पढ़ेंगे ट्रिक से तो अंडरस्टैंडिंग करके ही पढ़ो। कि आजकल ट्रिक्स की जो है ना वो सुनामी आ रही है, जहां देखो वहां ट्रिक्स एंड ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, पागल हो गए बच्चे। अंडरस्टैंडिंग करके ही आप उसको याद करेंगे। मेरे पास ट्रिक से डॉक्टर्स ने रोबो बनते हैं, क्या बनते हैं? रोबो बनते हैं। तो भैया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटारेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे देखने वाले हैं कि किस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैटाबॉलिज्म जो है एंटीबॉडी प्रोसेस, इसको एंटीबॉडी इसलिए बोलते हैं कि एक तरफ तो डिस्ट्रक्शन है, कैटाबॉलिज्म है, ऑक्सीडेशन है, लेकिन साथ साथ इसके कई इंटरमीडिएट जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटारेट या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ग्लूटामिक एसिड का निर्माण करता है, जो एक बेसिक अमीनो एसिड है जो आगे चल करके कई अमीनो एसिड को जन्म देता है और अमीनो एसिड से प्रोटीन जन्म देते हैं। तो इस तरह से अल्फा कीटोग्लूटारेट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है इसके साथ सेम स्टेप्स करना जो हमने पायरुवेट टू सिट्रेट कर, पायरुविक एसिड से सिट्रिक एसिड तक जो भी स्टेप्स हुए क्या क्या हुए, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए,
we can follow it with the alpha ketoglutamate acid. जैसे कि this is the oxidation, पहले oxidation करेंगे, उसके बाद decarboxylation. This is the oxidation that 2-NAD converts to 2-NADH2. This is oxidation process. The decarboxylation, loss of CO2, and here is the addition of coenzyme A. तो यहाँ पे बनता है एक कंपाउंड जिसका नाम है सक्सिनिल कोएंजाइम A. क्या नाम है इसका? सक्सिनिल CO-A. कार्बन कितने बचे बोलो? कि 5 माइनस ये 1, 5 कार्बन माइनस ये 1 कार्बन इज इक्वल टू 4 कार्बन, 4 कार्बन कंटेनिंग COA. कौन सा? सक्सिनिल COA. सक्सिनिल कोएंजाइम में बना 4 कार्बन वाला, क्योंकि अल्फा ketoglutarate undergoes CO2 decarboxylation and addition of coenzyme A. There is also addition of water, hydration, and succinate coenzyme will release from here and it will rotate at this local area or the coming alpha ketoglutamate acid. Okay, क्या क्या हुआ इसके साथ? ऑक्सीडेटिव. What is this? What is this? What is this? Oxidative. Addition of. So, loss of carbon या gain of carbon. Loss of hydrogen या gain of hydrogen. Loss of hydrogen is oxidation or reduction. So it is oxidative. Oxidative. And addition of. And here is the, you can say, formation of succinate coenzyme का coenzyme निकल जाता है. It converts into succinate. क्या बनेगा? Succinate कार्बन 4. Again undergoes oxidation. Succinate का और एक oxidation होगा. Okay, this time, first and last time the oxidation is done by FAD. And FAD जो है वो बनता है एक reducing power FADH2. क्या नाम उसका? FADH2. And succinate converts to fumarate. Fumarate. Succinate का क्या बनेगा? Fumarate. Succinate converts to fumarate by oxidation by FAD. FAD से oxidation होता और succinate का बनता fumarate. बरोबर? कुछ नहीं. Actually जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन निकाल देना, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है CO2 निकाल. सिर्फ इन सारे स्टेप्स को हमें 2 या 3 बार निकालना पड़ता है खुद, तभी हम स्टेप्स याद कर पाएंगे. ठीक है. फ्यूमेरेट जो है इट जस्ट अंडरगोस हाइड्रेशन, मींस एडिशन ऑफ वाटर. हियर इज द एडिशन ऑफ वाटर एंड फ्यूमेरेट कन्वर्ट्स टू मैलेट or malic acid. Malate carbon 4, and at the last the malate undergoes oxidation. इसका last एक oxidation होता है. This is the very last oxidation of aerobic respiration या हम बोलेंगे Krebs cycle. Krebs cycle का last वाला, and the NAD converts to NADH2. तरह से malate converts to oxaloacetic acid या oxaloacetate. Fumarate का क्या हुआ? Hydration. Fumarate के साथ क्या हुआ? Formation of malate या malic acid. And succinate का क्या हुआ? Loss of एक्चुअली सक्सिनिल कोएंजाइम से जब सक्सिनिल बनता तो कोएंजाइम ए और सक्सिनिल इनका बॉन्ड टूट जाता, कुछ एनर्जी लीक होती है यहाँ पे, और जो लीक्ड एनर्जी उससे पहले जीटीपी बनता है और जीटीपी से फिर एटीपी भी बनता है. वो कैसे प्रोसेस होती है एक बार देख लो कि हियर इज जीडीपी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट. देखो ये एनर्जी लीक हो रही है. एनर्जी किसकी है?
एनर्जी सक्सीनिन और कोएंजाइम के बीच की है, और एनर्जी लीक हुई क्योंकि कोएंजाइम ये यहां से रिलीज हो रहा है बाय हाइड्रेशन, यहां से रिलीज हो रहा है, तो वो लीक एनर्जी इस्तेमाल हुई जीडीपी को आईपी जोड़ने के लिए, जीडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आईपी जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई और बना जीटीपी। जीटीपी से एडीपी उस आईपी को चुरा लेता, एडीपी प्लस 2 आईपी एंड हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे 2 एटीपी बच जाते हैं, यही वो 2 एटीपी है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में बता रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हाँ, इसका सक्सीनिल कोएंजाइम लिखा एंड सक्सीनिल कोएंजाइम कन्वर्ट्स टू सक्सीनेटल, क्या बना उसका सक्सीनेटल, इट कन्वर्ट्स टू सक्सीनेटल, ओके सक्सीनेट, then succinate to pivaric, pivaric to malic, malic to oxaloacetic, या oxaloacetic acid. These all steps are very important. इसमें सबसे ज्यादा important step जो है ये 5 कार्बन वाली अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड की है। इसके साथ आप वो सारी स्टेप्स करना जिनको हमने लीकेज रिएक्शन में करी। हमने लीकेज रिएक्शन में पायरिक एसिड के साथ क्या करा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कोएंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक कोएंजाइम। देखो हम ऊपर इसके कोशिश ऑक्सीडेशन, दूसरी वाली डीकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, तो क्या बना एसिटिक कोएंजाइम ए। इसका कंडेंसेशन किसके साथ हुआ? OA, एथेन ऑफ वाटर एंड कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम रिलीज होता है, यहीं पे रोटेट होता है और नेक्स्ट कमिंग पायरिक एसिड, इस तरह से 6 कार्बन सिट्रेट या सिट्रेट सिंथेज एंजाइम इस्तेमाल होता है और ये सिट्रिक एसिड जो है वो आगे डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन में चला जाता है। ये सिट्रिक एसिड पहला कंपाउंड है, इसीलिए रिएक्शन का नाम पड़ा सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या नाम पड़ा? सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको और में हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब जरा इस पूरे ग्रेप साइकिल का थोड़ा सा हिसाब किताब हम थोड़ा सा लिखेंगे, हिसाब किताब लिखेंगे, एक हिसाब लिखेंगे कि कौन से रिएक्शन ने किसको कितना दिया। मुझे जरा गिन के बताएं, क्या कैलकुलेट करके बताओ। एसिटाइलेशन में रिड्यूसिंग पावर्स कितने बने? 2। कितने बने? 2। अरे बोलो 2। देखिए बोलो, कैमरा की तरफ मत देखो, उसको देखो। कितने NADH2 बने हैं? 2। कितने NADH2 बने? 2। अब जरा क्रेब साइकिल के NADH2 और FADH2 मुझे गिन के बताएंगे। यहाँ 2 बरोबर, यहाँ पे 2 और वहाँ पे 2, कितने हुए? 6। FADH2 एक ही जगह पर है, इज इक्वल टू 2। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP 2। ये ATP और GTP मतलब कंबाइन नहीं करना, GTP से ATP बने मतलब फाइनल 2 ATP बने। तो थोड़ा हम एक बैलेंस शीट को लिखते हैं। लेट अस सी हाउ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन। राइट वे हम शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस, इसमें हम पहले देखेंगे डायरेक्ट एटीपी कितने बनते हैं। डायरेक्ट एटीपी वैसे तो 4 बनते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं फॉस्फोराइलेशन मतलब डीफॉस्फोराइलेशन 2 बार होता है। पहला 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दूसरा PEPA फॉस्फोइनोर्गेनिक एसिड 2 पायरिक एसिड। लेकिन इसी रिएक्शन को चलाने के लिए शुरू में तो फॉस्फोराइलेशन की स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, इसलिए यूज्ड ATP in the same reaction is equal to 2 और इस तरह से नेट ATP आपको जो मिलेंगे, नेट ATP is equal to 2 ATP। नेट ATP कितने बने बोलो? 2 ना इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ATP
फ्रॉम NADH। इनडायरेक्ट जो होते हैं वो ATS के होते हैं। ये सेकंड ऑक्सीडेशन, ये पहला ऑक्सीडेशन जब NADH2 बन रहे और NADH2 से ATP बन रहे, ये सेकंड ऑक्सीडेशन। NADH2 किससे बनते हैं? सबस्ट्रेट से। इनके जो हाइड्रोजन है वो निकालेगा वो ATS विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो इनडायरेक्ट ATP में दो NADH, जब एक NADH ATS में जाता तो कितने ATP देता? एक NADH कितने देता? यहाँ कितने जा रहे हैं? दो। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इन द ATS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाएंगे तो बनेंगे 6 एक्चुअली 6। ठीक है, कितने ATP बन रहे? 6 ATP। इसको थोड़ा मैं लिखता, 2 NADH2 बन रहे, 2 NADH2 बन रहे, एक NADH2 से 3 ATP, इसीलिए ATS के थ्रू जाएंगे तो बनेंगे इज इक्वल टू 6 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो योगदान है एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP में से यहाँ बन रहे 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 ATP ऑफ 38 8। बात क्लियर? ये हुआ आपका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में आपको 38 में से कितने मिले? 8। अब बारी है एसिटाइलेशन या लिंकेज रिएक्शन की, देखिए वो लिंकेज रिएक्शन, एसिटाइलेशन और लिंकेज, ये वाली रिएक्शन आपको 38 में से कितने ATP दे रही? कितनी दे रही? ध्यान से देखिए। तो भैया आप देख सकते हैं कि एसिटाइलेशन में कोई मतलब डायरेक्ट ATP नहीं बनता है। यहाँ पे डायरेक्ट ATP बन रहे हैं, देखो ना, दिख रहे नहीं? तो क्या बन रहा? रेड्यूसिंग पावर्स। क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? रेड्यूसिंग पावर्स। क्या बन रहे हैं? रेड्यूसिंग पावर्स। तो रेड्यूसिंग पावर्स कितने बन रहे हैं? 2। कितने बन रहे हैं? 2 NADH। फिर से मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एक ATP कितना एक NADH कितना ATP देता? एक NADH कितनी ATP देता? 3। एक NADH थ्रू ATS इसमें गए तो ATS में गए तो कितने ATP बनेंगे यहाँ पे? 6 ATP। दिस इज फुल एंड फाइनल ऑफ द एसिटाइलेशन 6 डायरेक्ट ATP नहीं है, कैसे फिर इनडायरेक्ट। अब देखते हैं व्हाट इज द सीन इन क्रेग साइकिल। क्रेग साइकिल का सीन क्या है? ओके, पहले तो डायरेक्ट ATP कितने बन रहे बोलो? 2। डायरेक्ट ATP 2 बन रहे। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक बार ही हो रहा पूरे साइकिल में, इट इज इक्वल टू 2 ATP। अब देखते हैं इनडायरेक्ट। नाउ द इनडायरेक्ट, ओके, लेट अस सी हाउ इज द इनडायरेक्ट ATP और वो कितने और कहां। पहले देखते हैं इनडायरेक्ट में विद NADH। तो यहां टोटल NADH2 क्रेग साइकिल में कितने बन रहे हैं? क्रेग, ओनली क्रेग। एसिटाइलेशन कैलकुलेट नहीं करना, ग्लाइकोलाइसिस कैलकुलेट नहीं करना। कितने बने? 6 NADH2। वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय 3 थ्रू ATS तो बनेंगे 18 NADH2 से बनेंगे 18 ATP। 6 NADH2 से कितने ATP बोलो? ऑलरेडी 6 NADH2 will yield 18 ATP। कितने ATP दिए?
18। अब आते हैं हम FADH2 पे। कितने FADH2 बने? 2। एक FADH2 कितने ATP देगा? 2 थ्रू ATS। तो कितने बने FADH2 से? 4 ATP। अब आप ग्रैंड टोटल बनाएंगे। ग्रैंड टोटल इन द सेंस पहले इसका बनाओ, इसका क्रेब्स आएगा तो कितना कितना होगा देखो, ये 2 ATP प्लस 18 कितने हुए? कितने हुए टोटल? एंड उसके बाद ये 4 कितना है? 24 ATP। अभी ग्रैंड टोटल करते हैं। व्हाट इज द ग्रैंड टोटल? सभी रिएक्शंस के एटीपीज को कैलकुलेट करना। इस तरह से जो अंडे बना, एक अंडा और ये वाला एक अंडा। अंडे कैलकुलेट मत करो, बोलेंगे सर 1 2 3 अंडे। ग्रैंड टोटल। सो ग्रैंड टोटल कितने? 24 फ्रॉम crab, 6 फ्रॉम 6 फ्रॉम एंड 8 फ्रॉम। ऐसा लिखते हैं हम 24 ATP। दिस इज crab, ओके। उसके बाद 6 ATP, दिस इज acetylation, and 8 ATP, this is glycolysis, and this total is equal to 38 ATP. So one molecule of glucose yielded via 30 ATP by 2 oxidations. पहला ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का सबस्ट्रेट का 10 NADH2 और 2 FADH2। टोटल NADH2 गिनो, ग्लाइकोलाइसिस के 2, एसिटाइलेशन के 2, क्रेब साइकिल के 6, टोटल NADH2 6 प्लस 4 बराबर 10। टोटल NADH2 कितने हैं? 10। FADH2 2, एक NADH2 3 देगा ATP, एक FADH2 2 देगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 30 एंड अब इसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 बन गए 34। अब 2 ATP डायरेक्ट इन द glycolysis और 2 ATP डायरेक्ट इन द crate, that is equal to 30K. It's okay, this is the crate side. Thank you.